देखिए, नेपाल में बवाल के बाद अब एक ही सवाल है और सवाल ये कि नेपाल की कमान कौन संभालेगा। कौन होगा नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री, कौन करेगा नेपाल में सरकार का नेतृत्व। और कल तक नेपाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे था, लेकिन आज वो रेस में पिछड़ गई और अब नाम आगे आ गया है कुलमान घिसिंग का। और इस बीच खबर ये कि जेन जी आंदोलन में फूट पड़ गई है। नेपाल में युवा क्रांति के बाद अब शांति। गिर गई सरकार, अब क्या प्लान। कौन संभालेगा नेपाल की कमान। सत्ता की जंग, कौन बनेगा अंतरिम पीएम। सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया के पहले जेन जी आंदोलन का गवाह बने नेपाल अब वापस सामान्य जीवन की पटरी पर लौटने लगा है। लेकिन ओली सरकार गिरने के बाद अब नेपाल की कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ रहा है। नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच अब बड़ी खबर सामने आई है। अब नेपाल में इंजीनियर कुलमान घिसिंग अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने की रेस में सबसे आगे आ गए हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जेनजी की तरफ से पहले नेपाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे किया गया था, लेकिन फिर उनके नाम पर अंदरूनी विरोध होने लगा, जिसके बाद अब कुलमान घिसिंग के नाम को आगे किया गया है। उधर नेपाल में जेनजी आंदोलन 3 धड़ों में बंट गया है। पहला गुट है मुख्य आंदोलनकारी जेनजी, जिन्होंने बालेंद्र शाह और सुशीला कार्की का नाम आगे बढ़ाया था। दूसरा गुट है राजशाही आंदोलनकारी जेनजी, जिन्होंने हर्क सांपाड या दुर्गा प्रसाई के नाम का प्रस्ताव रखा था। और तीसरा गुट है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आंदोलनकारी जेनजी, जो सागर ढकाल को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जेनजी आंदोलन में इस कदर फूट पड़ रही है कि कार्यकर्ताओं के बीच आधी रात को जोरदार भिड़ंत हो गई। सेना मुख्यालय के बाहर तीनों गुट आमने सामने आ गए और आपस में हाथापाई करने लगे। तीनों पक्ष खुद को असली आंदोलनकारी साबित करने में लगे हुए हैं। उधर जेनजी आंदोलन की वजह से सत्ता से बेदखल हुए केपी शर्मा ओली का एक खत सामने आया। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मौजूदा हालात के बीच जेनजी आंदोलनकारियों को भावुक चिट्ठी लिखी। शिवपुरी में सुरक्षा के घेरे के बीच बैठे ओली ने चिट्ठी में युवाओं को अपने बेटे बेटियां कहकर संबोधित किया और अपने निजी जीवन के संघर्ष साझा किए। उन्होंने लिखा कि तानाशाही शासन के दौरान हुई यातनाओं की वजह से वो पिता नहीं बन सके, लेकिन जब उन्होंने सुना कि आंदोलन के दौरान उनके बच्चों की जान गई तो उनका जीवन बदल गया। ओली ने लिखा कि वो हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं, अपने कार्यकाल में गोली चलने तक नहीं दी। उन्होंने आंदोलनकारियों से अपील की कि हिंसा में शामिल न हो, क्योंकि पीछे गहरी साजिशें हैं। उन्होंने चेताया कि ये वही सिस्टम है जो कड़ी कुर्बानियों के बाद बना है और अब इसे खत्म करने की कोशिश हो रही है। ओली ने अपने पत्र में लिखा कि चाहे वे पद पर रहें या न रहें, उनके लिए सबसे बड़ा मकसद इसी सिस्टम की रक्षा करना है। उन्होंने युवाओं से सतर्क रहने और व्यवस्था को बचाने की अपील की है। फिलहाल नेपाल अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और हिंसा के शोर के बाद सरकार गठन पर जोर है। नाम बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन फाइनल अब तक कुछ नहीं है। बस कुछ है तो वो है मिस्ट्री कि कौन संभालेगा नेपाल की कमान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर आज बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी को सुरक्षा देने वाली सीआरपीएफ ने खुद राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा और कहा है कि राहुल गांधी लगातार सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। अब बीजेपी ने मांग उठा दी है कि राहुल गांधी की
गुप्त विदेशी यात्राओं की जांच होनी चाहिए और ये भी पता करना चाहिए कि वो इतनी विदेशी यात्राएं करते क्यों हैं। तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए फिजूल के सवाल उठाए जा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता संवैधानिक पद होता है, जिसकी ताकत सरकार में ना रहते हुए भी एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है। चुनाव आयुक्त से लेकर सीबीआई निदेशक तक चुनने में इनकी भूमिका होती है। फिलहाल ये बेहद जिम्मेदारी वाला पद राहुल गांधी के पास है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा आरोप सामने आया है। सूत्रों का दावा है कि राहुल की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही सीआरपीएफ ने खुद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर ये चिंता जताई कि राहुल गांधी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे। राहुल के पास Z+ASL सिक्योरिटी, जिसके तहत विदेश दौरे से 15 दिन पहले सिक्योरिटी एजेंसी को जानकारी देनी होती है, लेकिन राहुल गांधी इस नियम को लगातार तोड़ रहे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो सुरक्षा का प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन किया जाए, लेकिन कभी कभी पब्लिक में, जब आप पब्लिक लाइफ में हैं तो बहुत स्ट्रिक्टली सब चीज़ फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ तक विदेश का सवाल है तो उनका प्राइवेट विजिट होता है, प्राइवेट विजिट में वो शायद वो बड़ा शुभ नहीं समझते होंगे। आरोप है कि राहुल गांधी अपनी सुरक्षा को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते। कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से आग्रह करूंगा कि कम से कम देश के लिए राहुल गांधी जी की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। कल को कोई बुरी घटना हो जाएगी तो देश जो है एक अच्छे नेता को खो देगा, क्योंकि राहुल गांधी जब तक हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी बड़े मजे से जीतती है। 9 महीना में अगर 6 बार विदेश गया है, जांच कमेटी बैठाए, आखिर कहां जाते हैं, क्या करते हैं? विदेश में ऐसी कौन सी मुलाकात, मीटिंग या डिस्कशंस होते हैं जिससे आप सीक्रेटिव और कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि सिक्योरिटी तक को इसकी भनक पड़े? लेकिन पूर्णिया के सांसद और राहुल गांधी के कट्टर समर्थक पप्पू यादव बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी पर रेकी हो रही है, अमित मालवीय को आपने घेरे में लिया। रेकी तो कर ही रहे, एसपीजी आप डालिए। अब तो मुझे लगता है कि जो सामने में चैलेंजेबल होगा उसको ही लोग रेकी करके मरवा न दे। सीआरपीएफ का कहना है कि राहुल बिना बताए 9 महीने में 6 बार विदेश गए। इस दौरान वे इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्रा पर थे। इन गुप्त विदेशी यात्राओं को लेकर देश में सियासत भी खूब हुई। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सार्वजनिक जीवन में रहने वाले राहुल गांधी को सीक्रेट विदेशी दौरे क्यों करने पड़ते हैं।